Swarnlata, your one and only chemistry educator from Sitamarhi with 19 years of teaching experience. And this is the first time I am on YouTube channel. तो अगर आप लोग मेरे वीडियोस को देख रहे हैं तो और आपको ये पसंद आ रहा है तो प्लीज़ 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 इसको लाइक भी करें, शेयर भी करें और सब्सक्राइब भी करें। तो आज हम लोग यहाँ अवेलेबल हैं हमारे सॉल्यूशन चैप्टर के 5th पार्ट के साथ, जिसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं सॉल्युबिलिटी। सॉल्युबिलिटी जो हमारा टॉपिक है उसको ही हम इस चैप्टर में अभी इस सीरीज में करेंगे और साथ में हेनरीज लॉ भी पढ़ेंगे। सॉल्युबिलिटी क्या होती है? तो देखिए, सबसे पहले हम लोग आते हैं, अगर हम किसी सॉलिड को किसी लिक्विड में डिसॉल्व करते हैं, ठीक है, तो हम देखते हैं कि कुछ सॉलिड वाटर में बहुत आसानी से डिसॉल्व करते हैं, लेकिन वहीं अगर किसी दूसरे सॉलिड्स को डालते हैं तो वो डिसॉल्व नहीं करता है। एज सच, अगर आपके पास शुगर या सॉल्ट है, उसको आप वाटर में डालते हैं, वो बहुत इजीली डिसॉल्व करता है, लेकिन उसी शुगर और सॉल्ट को अगर हम बेंजीन में डालते हैं तो उसकी सॉल्युबिलिटी बहुत कम हो जाती है, उसके डिसॉल्व होने की जो रेट है वो बहुत कम हो जाती है। वहीं पर अगर हम एंथ्रासीन या फिर नैप्थलीन को लेते हैं और उसको वाटर में डालते हैं तो आप देखिएगा कि वो बहुत इजीली सॉल्युबल नहीं होता है। बेंजीन में डालते हैं तो वो बहुत आसानी से सॉल्युबल हो जाता है। क्यों ऐसा है? ऐसा इसलिए क्योंकि हम जानते हैं कि लाइक डिसॉल्व्स लाइक का कॉन्सेप्ट हमारे पास आता है। क्या होता है? लाइक डिसॉल्व्स लाइक, यानी जो जैसा है वैसे को ही अपने में डिसॉल्व करेगा। मतलब क्या? मतलब ये कि अगर सॉलिड पोलर नेचर का है तो वो पोलर सॉल्वेंट में डिसॉल्व करेगा, अगर सॉलिड नॉन पोलर यानी कोवैलेंट नेचर का है तो वो नॉन पोलर सॉल्वेंट में डिसॉल्व करेगा। ठीक है, वहां उसकी रेट ऑफ सॉल्युबिलिटी जो होगी वो ज्यादा होगी। तो ये टर्म बार बार हमारे पास आ रहा है कि सॉल्युबिलिटी है क्या। तो देखिए, जब हम किसी सॉलिड को किसी लिक्विड में डालते हैं तो सॉलिड के जो सॉल्यूट के जो पार्टिकल है वो सॉल्वेंट में पूरी तरह से डिसॉल्व कर जाता है। उस प्रोसेस को हम बोलते हैं डिसॉल्यूशन। क्या बोलते हैं? डिसॉल्यूशन। और जब सॉलिड पार्टिकल्स सॉल्यूट पार्टिकल्स कोलाइड कर जाते हैं उसी सॉल्यूशंस के और प्रेसिपिटेट फॉर्म करके सेपरेट आउट होते हैं तो दैट प्रोसेस इज कॉल्ड क्रिस्टलाइजेशन। एक स्टेज आता है जब रेट ऑफ डिसॉल्यूशन इक्वल हो जाता है रेट ऑफ क्रिस्टलाइजेशन के। ठीक है, रेट ऑफ डिसॉल्यूशन यानी कि सॉल्यूट के पार्टिकल के डिसॉल्व करने की जो स्पीड है, जो रेट है, वो इक्वल हो जाती है उसके सेपरेट होने की, सॉल्यूट के सेपरेट होने की। उस स्टेज को हम लोग कहते हैं इक्विलिब्रियम स्टेज। क्या बोलते हैं? इक्विलिब्रियम स्टेज। तो एट इक्विलिब्रियम रेट ऑफ डिसॉल्यूशन बिकम इक्वल टू द रेट ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। ठीक है, इस स्टेज पे होता क्या है? इस स्टेज पे with the passage of time and with the change in the concentration, with the change in temperature and pressure, there is no any change in the concentration of solute। इस स्टेज पर जब हम लोग टेम्परेचर या प्रेशर का इफेक्ट देते हैं तो हम देखते हैं कि कौन गिवन टेम्परेचर और प्रेशर पर, ठीक है, गिवन टेम्परेचर और प्रेशर पर आपका जो सॉल्यूट का कंसंट्रेशन है उसमें कोई चेंज नहीं हो रहा है। ठीक है, तो यानी उस समय में जो कंसंट्रेशन होता है सॉल्यूट का वो मैक्सिमम कंसंट्रेशन होता है, यानी नो फर्दर सॉल्यूट कैन बी डिसॉल्व। जब हम लोग टेम्परेचर और प्रेशर को फिक्स कर देते हैं इस स्टेज पर, व्हेन द रेट ऑफ डिसॉल्यूशन इज इक्वल्स टू रेट ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, तो विद द पासेज ऑफ टाइम, विद द चेंज इन टाइम, पासेज ऑफ टाइम, हम लोग देखते हैं कि फर्दर अब उसमें सॉल्यूट डिसॉल्व नहीं कर रहा है। इस तरह के सॉल्यूशन को कहते हैं सैचुरेटेड सॉल्यूशन। क्या बोलते हैं? सैचुरेटेड सॉल्यूशन। यानी सैचुरेटेड सॉल्यूशन होता है द सॉल्यूशन
in which no further solute can be dissolved. और आप जानते भी हैं इसको, सैचुरेटेड सॉल्यूशन होता है जिसमें फर्दर सॉल्यूट को डिसॉल्व किया नहीं जा सकता, यानी दैट इज द मैक्सिमम कंसंट्रेशन। और ये कब आता है? एट इक्विलिब्रियम स्टेज, जब टेम्परेचर और प्रेशर गिवन हो, तो विद द पासेज ऑफ टाइम देयर इज नो चेंज इन द कंसंट्रेशन। ठीक है, तो यानी सॉल्युबिलिटी क्या होती है? तो सॉल्युबिलिटी होती है इस सैचुरेटेड सॉल्यूशन के पास जो मैक्सिमम कंसंट्रेशन होती है, दैट इज कॉल्ड सॉल्युबिलिटी। यानी हम सॉल्युबिलिटी को डिफाइन कर सकते हैं, द मैक्सिमम कंसंट्रेशन, द मैक्सिमम कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट इन अ सैचुरेटेड सॉल्यूशन। ठीक है ना, यानी सैचुरेटेड सॉल्यूशन में जो कंसंट्रेशन होती है सॉल्यूट की, वही उसकी सॉल्युबिलिटी होती है, उसी को हम लोग उसका सॉल्युबिलिटी बोलते हैं। ठीक है, तो सॉल्युबिलिटी का मतलब है कि इक्विलिब्रियम का स्टेज तो आएगा, क्योंकि इक्विलिब्रियम स्टेज पे सॉल्यूशन सैचुरेटेड हो जाता है। तो ये जो हम लोग पढ़ रहे हैं सॉल्युबिलिटी को, वो इक्विलिब्रियम स्टेज के साथ हम लोग इसको करने वाले हैं। अब हम लोग देखते हैं क्या कि ये जो सॉल्युबिलिटी है, इसमें सॉलिड भी लिक्विड में डिसॉल्व करता है और गैस भी लिक्विड में डिसॉल्व कर सकता है। तो अगर सॉलिड अगर लिक्विड में डिसॉल्व करता है, तो कौन कौन से ऐसे फैक्टर है, विच आर द फैक्टर्स विच अफेक्ट द सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड, और विच आर द फैक्टर्स विच अफेक्ट द सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड। सॉल्युबिलिटी को एक और तरीके से डिफाइन किया जाता है, द अमाउंट ऑफ सबस्टेंस प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट। ऐसे भी आपको ये कुछ बुक्स में मिल जाएगा कि द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट। ठीक है, तो ये दो तरीका है जिससे हम लोग इसको सॉल्युबिलिटी को डिफाइन करते हैं। बट द सॉल्युबिलिटी इज द स्टेज ऑफ इक्विलिब्रियम। ठीक है, तो अब हम लोग पढ़ेंगे कि व्हाट आर द फैक्टर्स विच अफेक्ट द सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड। फिर हम लोग गैस इन लिक्विड के फैक्टर्स को भी देखेंगे। फैक्टर्स अफेक्टिंग solubility of solid in liquid। तो देखिए, सॉलिड इन लिक्विड की सॉल्युबिलिटी को अफेक्ट करने वाले फैक्टर्स क्या क्या हैं? पहला है नेचर ऑफ द सॉलिड, दूसरा है टेम्परेचर, और तीसरा है प्रेशर। क्योंकि हम लोगों ने देखा कि जो इक्विलिब्रियम का स्टेज है, जहां पे मैक्सिमम कंसंट्रेशन है आपको सॉल्यूट की, वहां पे टेम्परेचर और प्रेशर क्या है आपको फिक्स्ड है, सेम है। अगर हम टेम्परेचर और प्रेशर को चेंज करेंगे तो फिर आपकी सॉल्युबिलिटी डिस्टर्ब हो जाएगी, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व जो है वो आपको चेंज हो जाएगा। तो हाउ इट अफेक्ट्स, तो ये हम लोग अभी देखते हैं। तो सबसे पहला देखते हैं नेचर ऑफ सॉलिड। तो अभी हम लोगों ने देखा कि लाइक डिसॉल्व्स लाइक होता है, लाइक डिसॉल्व्स लाइक, जो जैसा है वैसे को डिसॉल्व करेगा। यानी पोलर सॉलिड्स जो हैं, पोलर सॉल्यूट्स या सॉलिड्स डिसॉल्व्स इन पोलर सॉल्वेंट्स। ठीक है, जैसे NaCl इन वाटर। ठीक है, और नॉन पोलर सॉलिड्स डिसॉल्व
इन नॉन पोलर सॉल्वेंट्स, जैसे एंथ्रासीन इन बेंजीन। ठीक है, तो अगर हम पोलर सॉल्वेंट को नॉन पोलर सॉल्यूट को नॉन पोलर सॉल्वेंट में डाल दें तो उसकी सॉल्युबिलिटी की रेट कम हो जाएगी, लेकिन पोलर को अगर पोलर सॉल्वेंट में डालेंगे तो सॉल्युबिलिटी की रेट ज्यादा होगी, तो सॉल्युबिलिटी अफेक्ट हुआ। सेकेंड फैक्टर है हमारा टेम्परेचर। टेम्परेचर का क्या इफेक्ट पड़ता है? तो देखिए, टेम्परेचर का इफेक्ट समझने के लिए हम लोगों को रिएक्शन के नेचर को पहचानना होगा। और यहां अगर आप लोगों को याद हो, क्लास 11th में केमिकल इक्विलिब्रियम चैप्टर में एक टर्म हमारे पास था, ली चैटेलियर्स प्रिंसिपल। क्या था? ली चैटेलियर्स प्रिंसिपल। क्योंकि हम लोग देख रहे हैं कि इक्विलिब्रियम के स्टेज पे ही सैचुरेटेड सॉल्यूशन बन रहा है और वहीं पर सॉल्युबिलिटी डिटरमाइन हो रही है। तो इक्विलिब्रियम के स्टेज पर कहता है कि when any chemical reaction are reversible and achieve a stage of equilibrium, and at that equilibrium stage when the external stress is applied on it, मतलब एक्सटर्नल स्ट्रेस का मतलब क्या हो गया? आप कंसंट्रेशन को चेंज कर दीजिए, आइदर रिएक्टेंट या प्रोडक्ट बढ़ा दीजिए, घटा दीजिए, या आप टेम्परेचर जो है सिस्टम का उसको चेंज कर दीजिए, या आप प्रेशर कुछ एक्स्ट्रा अप्लाई कर दीजिए या प्रेशर को कम कर दीजिए, आप वॉल्यूम इंक्रीज या डिक्रीज। तो इस तरह के चेंजेस अगर हम करेंगे, क्योंकि हमारा टेम्परेचर प्रेशर कांस्टेंट होगा तब इक्विलिब्रियम मेंटेन होता है। इक्विलिब्रियम ऑलवेज क्लोज कंटेनर में होता है, ताकि अगर गैसियस कोई भी पार्टिकल है, प्रोडक्ट है या रिएक्टेंट है, तो वो स्केप आउट नहीं कर पाए। तो जितने कंटेंट हैं रिएक्टेंट या प्रोडक्ट के, वो आपको अंदर ही रहने चाहिए, और जो प्रेशर और टेम्परेचर का इफेक्ट है वो भी आपको मेंटेन रहना चाहिए। तो कहता है कि अगर हम इस तरह का कोई एक्सटर्नल स्ट्रेस डालते हैं तो इक्विलिब्रियम क्या होगा? डिस्टर्ब हो जाएगा। अब ये डिस्टर्बेंस कैसे हम समझेंगे, कैसे डिस्टर्ब होगा? तो कहता है कि व्हेन एक्सटर्नल स्ट्रेस इज अप्लाइड एट द इक्विलिब्रियम विल शिफ्ट, क्योंकि रिवर्सिबल प्रोसेस है, फॉरवर्ड भी और बैकवर्ड भी दोनों डायरेक्शन में जा रहा है। तो डिस्टर्ब होने का मतलब क्या हो गया कि या तो फॉरवर्ड ही फास्ट जाने लगे, इधर का प्रोसेस होने लगे, ये वाला रुक जाए, ठीक है, या कम स्लो हो जाए, या बैकवर्ड चलने लगे, फॉरवर्ड स्लो हो जाए, ठीक है, आइदर डायरेक्शन में इक्विलिब्रियम शिफ्ट कर जाए। तो कैसे समझेंगे किस डायरेक्शन में शिफ्ट करेगा? तो ये कहता है कि ये उस डायरेक्शन में शिफ्ट करेगा जिस डायरेक्शन में ये जो एक्सटर्नल इफेक्ट हम लोगों ने डाला है वो रिड्यूस हो रहा हो। जैसे अगर हम रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन को इंक्रीज करेंगे तो वो कंसंट्रेशन कम होना चाहेगा और इक्विलिब्रियम उधर शिफ्ट करेगा जिधर उसका कंसंट्रेशन जो है वो कम हो। कंसंट्रेशन अगर रिएक्टेंट की बढ़ाई जाएगी तो वो कम होगा, उस डायरेक्शन में जाएगा। तो कम होने का मतलब क्या होगा? कंज्यूम होगा और प्रोडक्ट बनाएगा, यानी फॉरवर्ड चला जाएगा, ठीक है। तो बोथ साइड का प्रोसेस अब नहीं इक्वल रेट में होगा बल्कि फॉरवर्ड फास्ट हो जाएगा, ठीक है ना। उसी तरह से टेम्परेचर में भी क्या होता है कि हम जानते हैं कि इन अ थर्मोडायनेमिक प्रोसेस दो तरह के प्रोसेस हैं, एक एक्सोथर्मिक एक एंडोथर्मिक। तो रिवर्सिबल प्रोसेस के केस में आप देखिएगा ना कि अगर फॉरवर्ड वाला प्रोसेस एक्सोथर्मिक है तो बैकवर्ड वाला एंडोथर्मिक होगा, और अगर बैकवर्ड वाला एंडोथर्मिक है, फॉरवर्ड वाला एंडोथर्मिक है तो बैकवर्ड वाला एक्सोथर्मिक होगा। जैसे आपने पढ़ा था 11th में N2 + 3H2 2NH3 फॉर्म कर रहा है, यहाँ हीट रिलीज हो रही है, सो द फॉरवर्ड रिएक्शन इज एक्सोथर्मिक एंड द बैकवर्ड इज एंडोथर्मिक। लेकिन अगर हमारे पास N2 + O2 है और यहाँ हीट एब्जॉर्ब हो जाती है तो NO का फॉर्मेशन होता है, तो फॉरवर्ड इज एंडोथर्मिक एंड बैकवर्ड इज एक्सोथर्मिक। तो इस प्रोसेस पे अगर टेम्परेचर को बढ़ाते हैं हम लोग तो टेम्परेचर कम होना चाहेगा। कम होने का मतलब क्या होगा कि हीट एब्जॉर्ब होगी, हीट जब एब्जॉर्ब कर लेगा सिस्टम तो सराउंडिंग क्या हो जाएगा, टेम्परेचर को लो कर देगा, टेम्परेचर वहां कम हो जाएगी, यानी एंडोथर्मिक डायरेक्शन में। तो ली चैटेलियर्स प्रिंसिपल में टेम्परेचर के इफेक्ट में हम लोगों ने पढ़ा था कि टेम्परेचर जब इंक्रीज करते हैं तो इक्विलिब्रियम उस डायरेक्शन में शिफ्ट करता है जो एंडोथर्मिक हो। तो अगर ऐसा रिएक्शन आपके पास है, यहाँ पे हम लोगों ने सॉलिड कंपोनेंट्स को नहीं लिया है, आप ये जस्ट एग्जांपल हम आपको 11th क्लास का बता रहे थे जो हम लोगों ने इक्विलिब्रियम में पढ़ा था। यहाँ हम लोग ऐसे इसको ले लेते हैं कि अगर हमारे पास
इस तरह का कोई प्रोसेस है, सॉलिड प्लस लिक्विड और सॉल्यूशन फॉर्म हो रही है एंड ड्यूरिंग दिस रिएक्शन हीट इज रिलीज्ड, तो फॉरवर्ड एक्सो हो जाएगा, बैकवर्ड इंडोथर्मिक हो जाएगा एंड डेल्टा एच बिकम नेगेटिव। इन दिस केस जब हम टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे तो इक्विलिब्रियम किधर शिफ्ट करेगा, इंडोथर्मिक डायरेक्शन में। इंडोथर्मिक डायरेक्शन क्या है, बैकवर्ड। बैकवर्ड में क्या हो रहा है, सॉल्यूशन सेपरेट हो जा रहा है सॉलिड और लिक्विड में, इसका मतलब सॉलिबिलिटी क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। तो अगर ऐसा होगा यानी एक्सोथर्मिक रिवर्सिबल प्रोसेस होगी, एक्सोथर्मिक रिवर्सिबल प्रोसेस अगर होगी तो हम लोग देखेंगे कि विद द इंक्रीज इन टेम्परेचर सॉलिबिलिटी जो होगी वो डिक्रीज कर जाएगी। ठीक है, दिस इज वन कंडीशन। ये पहला कंडीशन है हमारे पास कि अगर एक्सोथर्मिक रिवर्सिबल प्रोसेस हो रहा है सॉलिबिलिटी का, तो जब हम टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे तो सॉलिबिलिटी डिक्रीज करेगी। लेकिन हमारा सेकंड केस है जो क्या है, इंडोथर्मिक रिवर्सिबल प्रोसेस का। इंडोथर्मिक रिवर्सिबल प्रोसेस में क्या होता है, अगर आपके पास सॉलिड है प्लस लिक्विड है और हीट एब्जॉर्ब करने के बाद सॉल्यूशन का फॉर्मेशन हो रहा है, तो इस केस में फॉरवर्ड रिएक्शन इंडोथर्मिक हो जाएगा एंड बैकवर्ड इज एक्सोथर्मिक, और यहां डेल्टा एच क्या हो जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगी। तो यहां जब हम टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो इक्विलिब्रियम इंडोथर्मिक मतलब फॉरवर्ड चला जाएगा, क्योंकि इंडोथर्मिक फॉरवर्ड डायरेक्शन में है। तो फॉरवर्ड में क्या होगा, सॉलिड और लिक्विड डिसॉल्व करके सॉल्यूशन फॉर्म करेंगे। यानी यहां क्या होगा, टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे तो सॉल्युबिलिटी भी इंक्रीज कर जाएगी। आई थिंक क्लियर हो गया होगा आपको। अगर सॉलिड को लिक्विड में डालें, सॉल्यूशन फॉर्म करें, प्रोसेस इज एक्सोथर्मिक रिवर्सिबल, तो टेम्परेचर इंक्रीज करने पे सॉल्युबिलिटी डिक्रीज करेगी, और इंडोथर्मिक अगर रिवर्सिबल प्रोसेस है तो टेम्परेचर इंक्रीज करने पे सॉल्युबिलिटी भी इंक्रीज करेगी। तो ये डिपेंड करेगा कि जो सॉल्यूशन हमारा फॉर्म कर रहा है वो किस तरह के थर्मोडायनेमिक नेचर को फॉलो करता है। अब आते हैं हम लोग प्रेशर के इफेक्ट में। तो चूंकि हम लोगों को पता है ना कि सॉलिड्स आर इनकम्प्रेसिबल, ये तो कंप्रेस हो ही नहीं सकते हैं, कंप्रेसिबल ही नहीं है। जब ये कंप्रेसिबल नहीं है तो इसका मतलब प्रेशर कितना भी डालो देयर इज नो एनी इफेक्ट, कोई इफेक्ट पड़ने वाला नहीं है। सो देयर इज नो इफेक्ट ऑफ प्रेशर। ठीक है, तो इसी तरीके से अब हम लोग पढ़ेंगे फैक्टर्स अफेक्टिंग सॉलिबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड, क्योंकि इसी केस में हम लोग हेनरीज लॉ को पढ़ेंगे। तो अब हम लोग देखते हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग सॉलिबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड। यहां भी आपको यही तीन फैक्टर्स हैं, टेम्परेचर, नेचर ऑफ गैस एंड प्रेशर। ठीक है, वहां नेचर ऑफ सॉलिड था बिकॉज द सॉल्यूट इज आर सॉलिड, और यहाँ पे गैस है क्योंकि यहाँ पे सॉल्यूट हम लोग गैस को ले रहे हैं। तो यहाँ क्या होगा आप देखिए, सबसे पहली बात नेचर ऑफ गैस की बात अगर हम लोग करते हैं तो देखिए गैसेस दो तरह के होते हैं, इजीली लिक्विफिएबल और एक इजीली लिक्विफिएबल जो नहीं होते हैं, नॉन इजीली लिक्विफिएबल। जो इजीली लिक्विफिएबल गैस हैं दे आर जनरली पोलर इन नेचर, और वो पोलर नेचर के होने की वजह से क्या होता है ना कि वाटर के साथ केमिकल रिएक्शन शो करते हैं। तो कुछ इजीली लिक्विफिएबल जो गैसेस हैं लाइक NH3, H2S एक्सेट्रा या SO2 गैस रिएक्ट्स केमिकली with water, so it is easily soluble in water। लेकिन कुछ गैसेस जो नॉन इजीली लिक्विफिएबल होते हैं लाइक
gases like H2, N2, O2, etc. are not chemically react with water. So it is not easily soluble in water. ठीक है, तो इसका मतलब नेचर ऑफ गैस पर डिपेंड किया। अगर इजीली लिक्विफेबल गैस है तो वाटर में डिसॉल्व कर लेगा क्योंकि केमिकल रिएक्शन शो करेगा। अगर इजीली लिक्विफेबल गैस नहीं है तो इसका मतलब क्या हुआ, वो वाटर के साथ केमिकली रिएक्ट नहीं कर पा रहा है आसानी से और इसलिए वो उसकी सॉलिबिलिटी क्या होगी, कम होगी। तो नेचर ऑफ गैस पे सॉलिबिलिटी डिपेंड किया। नेक्स्ट हमारा है टेम्परेचर। टेम्परेचर का क्या इफेक्ट पड़ेगा, तो अभी हम लोगों ने पढ़ा सॉलिड इन लिक्विड की सॉलिबिलिटी पे टेम्परेचर का दो इफेक्ट, दो केस हम लोगों ने पढ़ा। एक जब प्रोसेस एक्सोथर्मिक रिवर्सिबल हो और दूसरा जब एंडोथर्मिक रिवर्सिबल हो। यहां हम लोग सिर्फ एक ही केस को समझेंगे क्योंकि जो गैस लिक्विड में डिसॉल्व करती है वो ऑलवेज, यानी सॉलिबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड, ये ऑलवेज एक्सोथर्मिक रिवर्सिबल नेचर का होता है। और जब ये एक्सोथर्मिक रिवर्सिबल नेचर का होगा मतलब गैस जब लिक्विड के साथ लिक्विड में डिसॉल्व करता है और सॉल्यूशन का फॉर्मेशन होता है तो उसमें हमेशा हीट रिलीज ही होती है, यानी फॉरवर्ड ऑलवेज एक्सोथर्मिक, बैकवर्ड ऑलवेज एंडोथर्मिक। तो यहां जब हम टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे तो बैकवर्ड शिफ्ट करेगा इक्विलिब्रियम, यानी सॉल्यूशन सेपरेट हो जाएगा गैस और लिक्विड में, यानी कि सॉलिबिलिटी क्या होगी, डिक्रीज करेगी ऑलवेज। सॉलिड इन लिक्विड के केस में दोनों प्रोबेबिलिटी है, वो नेचर पे डिपेंड करेगा कि सॉलिड जब लिक्विड में डिसॉल्व कर रहा है तो एक्सोथर्मिक है या एंडोथर्मिक, बट ये ऑलवेज एक्सोथर्मिक नेचर का ही है। इसलिए गैस जब लिक्विड में मिलती है तो टेम्परेचर इंक्रीज करने पे सॉलिबिलिटी ऑलवेज डिक्रीज ही करेगी। ठीक है, और नेक्स्ट हमारा है प्रेशर का इफेक्ट। प्रेशर का क्या इफेक्ट पड़ेगा, तो चूंकि सॉलिड तो इनकम्प्रेसिबल था बट गैस तो कंप्रेसिबल है, गैस को तो आसानी से कंप्रेस कर सकते हैं और गैस प्रेशर भी एग्जर्ट करता है, तो इसके ऊपर प्रेशर का इफेक्ट तो पड़ेगा ही पड़ेगा। तो प्रेशर का इफेक्ट क्या पड़ेगा, इसको हम लोग 11th क्लास में पढ़े थे स्टेट्स ऑफ मैटर में, और वो था हमारा हेनरीज लॉ। क्या था, हेनरीज लॉ। हेनरीज लॉ में हम लोगों ने पढ़ा था, उस समय पढ़ा था 11th में कि द मास ऑफ गैस, द अमाउंट ऑफ गैस डिसॉल्व्ड in a liquid is directly proportional to the pressure above the liquid at a given temperature। जब टेम्परेचर को कांस्टेंट करके हम लोग हाई प्रेशर अप्लाई करेंगे अबव द लिक्विड गैस की, तो ज्यादा से ज्यादा गैस जो है उसमें डिसॉल्व करेगा, यानी जितना ज्यादा प्रेशर अप्लाई करके हम लोग गैस को किसी भी बॉटल में, किसी भी कंटेनर में, किसी लिक्विड के साथ डालेंगे तो ज्यादा से ज्यादा गैस उसमें डिसॉल्व कर जाएगी। ठीक है, अब इस क्लास में यानी क्लास 12th में जब हम लोग आए तो इसी हेनरीज लॉ को थोड़ा हम लोग मॉडिफाइड फॉर्म में पढ़ेंगे और वो सॉल्युबिलिटी के रिस्पेक्ट में पढ़ेंगे। यानी यहां जो हम लोग बोलते हैं कि अमाउंट ऑफ गैस डिसॉल्व्ड इन अ लिक्विड above is directly proportional to the pressure above the liquid at a given temperature, उसी को हम चेंज करेंगे और हम लोग का जो डेफिनेशन होगा वो होगा कि solubility of the gas in the liquid is directly proportional to the pressure above the liquid at a given temperature। ठीक है, अब solubility को एक्सप्रेस करना होगा any of the concentration term। solubility को किसी भी concentration term में एक्सप्रेस करेंगे, आइदर वो मास परसेंट हो, मोलारिटी हो, मोलालिटी हो, या फिर आपका मोल फ्रैक्शन हो। तो हेनरी, ये जो हेनरी थे उन्होंने मोल फ्रैक्शन टर्म को ज्यादा प्रीफर किया और उन्होंने इसी स्टेटमेंट को चेंज किया और कहा कि द मोल फ्रैक्शन ऑफ द गैस इन अ लिक्विड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रेशर अबव द लिक्विड एट अ गिवन टेम्परेचर। ठीक है, और इसको थोड़ा सा मॉडिफाइड टर्म में या फिर थोड़ा आप कह सकते हैं कि थोड़ा इम्प्रूव फॉर्म में जो स्टेटमेंट हम लोग लिखते हैं वो होता है कि
कि द पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस है ना इन वेपर प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ द सॉल्यूट यानी गैसियस पार्टिकल एट ए गिवन टेम्परेचर। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट जो है वो आपको थोड़ा सा चेंज हो गया है हेनरीज लॉ का, इसी स्टेटमेंट को हम लोग अभी करेंगे। तो चलिए देखते हैं हम लोग क्या है हेनरीज लॉ। हेनरीज लॉ है कि मास ऑफ द गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पार्शियल प्रेशर अकॉर्डिंग टू द 11th स्टैंडर्ड। इस स्टैंडर्ड में हम लोग क्या करेंगे, हम लोगों का स्टेटमेंट होगा द सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन सॉल्यूशन या इन लिक्विड is directly proportional to the partial pressure of gas above liquid at a given temperature। टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा और प्रेशर का इफेक्ट करेगा ये। ठीक है, अब इसी सॉल्युबिलिटी टर्म को मोल फ्रैक्शन से रिप्लेस किया गया। ठीक है, और उसको डिफाइन कर दिया गया। ठीक है, कि द सॉल्युबिलिटी यानी द मोल फ्रैक्शन ऑफ द गैस इन सॉल्यूशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल to the partial pressure of the gas above the liquid at a given temperature। ठीक है, यहाँ पर solubility टर्म को रिप्लेस किया गया मोल फ्रैक्शन टर्म के साथ। ठीक है, अब इसको अब मॉडिफाइड फॉर्म में जब हम लोग लिखते हैं ना, इसका मॉडिफाइड फॉर्म जो होता है इसको थोड़ा करेक्टेड फॉर्म में जब कर दिया गया तो क्या कहा गया कि द पार्शियल प्रेशर, यही स्टेटमेंट अब आप लिखेंगे, द पार्शियल प्रेशर ऑफ gas in vapor phase is directly proportional to the mole fraction of gas at a given टेम्परेचर। ठीक है, दोनों स्टेटमेंट एक ही है। प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो मोल फ्रैक्शन के या मोल फ्रैक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो प्रेशर के, ये एक ही स्टेटमेंट है, लेकिन इसको इस फॉर्म में ही हम लोग देखेंगे क्योंकि जो हमारा मैथमेटिकल एक्सप्रेशन होगा उसमें पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस। ये बी मतलब सॉल्यूट है, मीन्स गैस है। ठीक है, इसको आप ऐसे लिखिए या फिर P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू XB लिख लीजिए, और प्रोपोर्शनलिटी को हटाने के लिए हम लोग एक कांस्टेंट डालेंगे दैट इज KH, एंड दिस KH इज कॉल्ड हेनरीज कांस्टेंट। इसी को बोलते हैं हेनरीज कांस्टेंट। ठीक है, अब हम लोग क्या देख रहे हैं कि ये जो हेनरीज कांस्टेंट है इसकी वैल्यू अगर हाइयर होगी, इसकी वैल्यू अगर हाइयर होगी तो XB इधर आ जाएगा, यानी XB यानी मोल फ्रैक्शन की वैल्यू क्या होगी, लोअर होगी, और मोल फ्रैक्शन की वैल्यू लोअर होगी मतलब सॉल्युबिलिटी कम होगी। ठीक है, तो हम लोग अगर रिलेशनशिप देखेंगे बिटवीन मोल फ्रैक्शन एंड KH तो वी फाइंड कि हाइयर द वैल्यू ऑफ KH lower will be the solubility of gas। ठीक है ना, यानी जितना ज्यादा KH का वैल्यू होगा ना सॉलिबिलिटी उतनी ही कम होगी उस गैस की, उस लिक्विड पर। ठीक है, एट अ गिवन टेम्परेचर। तो इस चीज को हम लोग अप्लाई कहाँ करेंगे, इस लॉ को हम लोग अप्लाई कहाँ करेंगे, तो देखिए ये लॉ अप्लाई होता है 3-4 जगहों पर, उसको हम लोग अभी देखते हैं कि वेयर वी अप्लाई हेनरीज लॉ। और ये बोर्ड क्वेश्चंस में तो बहुत ज्यादा पूछता है कि स्टेट हेनरीज लॉ एंड व्हाट आर देयर एप्लीकेशंस। तो देखिए हम लोग इसका एप्लीकेशन को देखते हैं। इसका फर्स्ट एप्लीकेशन क्या है,
फर्स्ट एप्लीकेशन है कि the CO2 dissolved in gas in large amount when the CO2 dissolved in cold drink, in large amount when the pressure of CO2 above cold drink is high at constant temperature। यानी CO2 जो कोल्ड ड्रिंक में डिसॉल्व किया जा रहा है वो लार्ज अमाउंट में डिसॉल्व करेगा जब CO2 का प्रेशर अबव कोल्ड ड्रिंक्स जो है वो ज्यादा होगा at constant temperature। The CO2 dissolved in cold drink in large amount when pressure of the CO2 above cold drink is high at constant temperature। और इसी कारण से जब हम इसको ओपन करते हैं when bottle of cold drink are opened, there is a hissing sound। क्या होता है? करके एक साउंड आती है। क्यों आती है साउंड? ये साउंड इसलिए आती है क्योंकि अंदर में तो गैस का प्रेशर बहुत ज्यादा है, ठीक है, और जब हम उसको ओपन करते हैं तो एटमॉस्फेयर में तो उतनी ज्यादा प्रेशर है नहीं, तो क्या होगा कि ऐसे में हायर प्रेशर टू लोअर प्रेशर जो है वो डिफ्यूज करना चाहेगा गैस, और जब वो बाहर निकलेगा तो करके साउंड आएगी। तो इसी चलते क्या है कि ये वन ऑफ द एप्लीकेशन है कि CO2 ज्यादा से ज्यादा डिसॉल्व हो कोल्ड ड्रिंक्स में, इसके लिए हम CO2 को हाई प्रेशर के साथ उसमें बंद करेंगे, और जब उसको खोलेंगे तो देयर इज अ हिसिंग साउंड, देयर इज अ फिजिंग आउट, ठीक है। दूसरा एप्लीकेशन इसका है एट हाई एल्टीट्यूड, where pressure is very low, climbers feel suffocation। क्यों सफोकेशन फील करेगा? क्योंकि जब प्रेशर कम होगा तो ऑक्सीजन जो डिसॉल्व होना चाहिए ब्लड में ज्यादा से ज्यादा वो तो हो नहीं पाएगा क्योंकि प्रेशर ही नहीं मिल रहा है उसको, वहां एयर तो बहुत कम होता है। तो बिकॉज ड्यू टू लो प्रेशर लेस अमाउंट ऑफ O2 is dissolved in blood। बहुत कम अमाउंट ऑफ O2 जो है ना वो आपको ब्लड में डिसॉल्व कर पाएगा। जब बहुत कम अमाउंट ऑफ O2 डिसॉल्व करेगा ब्लड में तो ये जो सफोकेशन फील होगी एंड द डिजीज इज कॉल्ड एनॉक्सिया, ठीक है। इसलिए क्या होता है कि जो क्लाइंबर्स होते हैं वो अपने साथ गैस सिलेंडर जो है वो लेके जाते हैं। सो क्लाइंबर्स कीप अ गैस सिलेंडर विद देम, ठीक है ना। इसलिए क्लाइंबर्स अपने साथ जो है गैस सिलेंडर को लेकर जाते हैं, ठीक है। तो एक एप्लीकेशन हुआ कि जो CO2 डिसॉल्व कर रहा है कोल्ड ड्रिंक्स में वो ज्यादा से ज्यादा करेगा जब ज्यादा से ज्यादा प्रेशर अप्लाई किया जाए अबव द लिक्विड, और कोल्ड ड्रिंक का बॉटल जब ओपन करेंगे तो वो फिज आउट करता है या हिसिंग साउंड शो करता है बिकॉज ऑफ द डिफ्यूजन ऑफ द गैस इनसाइड द बॉटल टू आउटसाइड। दूसरा है हाई एल्टीट्यूड पे जब हम जाते हैं तो वहां पर एयर बहुत कम होता है, इसलिए प्रेशर जो है वो बहुत ज्यादा लो होती है गैस की,
और कम से कम ऑक्सीजन डिसॉल्व हो पाता है हमारे ब्लड में। और जब ऐसा होता है तो जो डिजीज होती है वहां पे डेवलप, उसको एनॉक्सिया कहते हैं। इससे बचने के लिए क्लाइंबर्स अपने साथ गैस सिलेंडर को लेके जाते हैं। हम थर्ड एप्लीकेशन करेंगे अभी। देखिए, जो सी डाइवर्स होते हैं, जो समुद्र के गोताखोर होते हैं, वो भी अपने साथ गैस का टैंक लेके जाते हैं। जैसे जो क्लाइंबर्स होते हैं वो जब हाई एल्टीट्यूड पे जाते हैं तो वो अपने साथ गैस सिलेंडर लेके जाते हैं। तो उनका जो गैस सिलेंडर होता है उसका कॉम्पोजिशन, और ये जो डाइवर्स होते हैं उनके जो टैंक में गैस होती है उसके कॉम्पोजिशन में डिफरेंस होती है। वहां वो सिंपल एयर लेके जाते हैं जिसमें ऑक्सीजन नाइट्रोजन होता है, बट यहाँ जो डाइवर्स होते हैं उनके कॉम्पोजिशन को चेंज कर दिया जाता है, उनमें नाइट्रोजन को रिप्लेस कर दिया जाता है समवॉट परसेंटेज ऑफ द हीलियम से। ऐसा क्यों करते हैं हम लोग? हम लोगों को पता है ना कि समुद्र में, यानी कि जो सी है उसमें गहराई की तरफ, डेप्थ की तरफ जाइए तो प्रेशर बहुत ज्यादा होता है, और जैसे ही ऊपर आइएगा उसका जो प्रेशर है वो कम होता चला जाता है। तो अगर उनके गैस टैंक में सिर्फ नाइट्रोजन और ऑक्सीजन होगा तो ज्यादा से ज्यादा नाइट्रोजन और ऑक्सीजन जो है वो डिसॉल्व होगा डेप्थ पे जाने पर, क्योंकि इनके KH की वैल्यू लोअर होती है एंड सॉल्युबिलिटी जो है वो हायर होती है। तो डेप्थ पे जाके ये दोनों तो डिसॉल्व हो जाएंगे। ऑक्सीजन तो मेटाबॉलिक प्रोसेस में यूज हो जाएगा, लेकिन ये जो नाइट्रोजन है इसका यूज तो हमारे बॉडी में हो नहीं पाएगा। तो जब वो डाइवर सरफेस पे आएगा तो वो नाइट्रोजन रिलीज होंगे, और जब वो नाइट्रोजन रिलीज होंगे तो क्या होगा, वो कैपिलरी को फैलाएंगे कम उसमें, ठीक है, उसमें एक फैलाव सा आएगा, एक खिंचाव सा आएगा, एंड दैट इज कॉल्ड कंप्रेशन सीकनेस, या उसको हम बेंड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बेंड। दैट इज कॉल्ड बेंड। ये जो बेंड डिजीज है इसके चलते बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है। इसको अवॉइड करने के लिए नाइट्रोजन का कुछ परसेंटेज हीलियम से रिप्लेस कर दिया जाता है, जिसका KH वैल्यू बहुत ज्यादा हायर है, इसलिए उसकी सॉल्युबिलिटी कम होती है। जब उसकी सॉल्युबिलिटी कम होगी तो वो डेप्थ पे जाने पर भी बहुत कम डिसॉल्व करेगा, और जब सरफेस पे आएगा तो सॉल्युबिलिटी कम हो, ये प्रेशर कम होने की वजह से भी वो बहुत ज़्यादा अमाउंट में रिलीज होगा ही नहीं, क्योंकि वो डिसॉल्व ही नहीं किया है बहुत ज़्यादा, तो वो फिर रिलीज भी कैसे होगा। तो ये जो बेंड डिजीज है, ये जो कंप्रेशन जो हो रहा है, ये क्या होगा, कम फील होगा डाइवर को, और वो रिलैक्स फील करेगा। तो डाइवर्स टेक अ गैस टैंक विद देम विच इज डाइल्यूटेड विद हीलियम, ठीक है। क्यों? बिकॉज इन द डेप्थ ऑफ द सी मोर नाइट्रोजन कैन डिसॉल्व ड्यू टू द लो वैल्यू ऑफ KH, एंड व्हेन डाइवर कम्स एट द सरफेस N2 releases due to the low pressure at the surface which causes compression sickness or bend. इसी को अवॉइड करने के लिए, to avoid this, nitrogen is somewhat replaced by helium which has higher KH and lower solubility. इसकी जो KH वैल्यू होती है हीलियम की वो नाइट्रोजन से हायर होती है, इसकी सॉल्युबिलिटी लो है और इसको हम लोग रिप्लेस। तो इस तरह से हम लोगों ने 3 एप्लीकेशंस को देखा हेनरीज लॉ का। एक फर्स्ट एप्लीकेशन था कि CO2 डिसॉल्व करता है हाई प्रेशर पे कोल्ड ड्रिंक्स में, ठीक है। जब हम उसको खोलते हैं तो वो डिफ्यूज करता है आउटसाइड में फ्रॉम हायर टू लोअर प्रेशर की तरफ, और फिज आउट करता है या हिसिंग साउंड देता है। दूसरा हम लोगों ने देखा क्लाइंबर्स अपने साथ गैस सिलेंडर लेके जाते हैं, क्योंकि एल्टीट्यूड पे, हाई एल्टीट्यूड पर प्रेशर बहुत ही कम होता है, गैस बहुत ही कम होता है, तो प्रेशर लो होने के चलते सफोकेशन होती है, जिसको हम लोग एनोक्सिया बोलते हैं, क्योंकि कम प्रेशर में ऑक्सीजन जो डिसॉल्व करेगा हमारे ब्लड में वो कम होगा। और तीसरा हम लोग डाइवर्स का देखें कि उनके गैस टैंक में नाइट्रोजन के कुछ परसेंटेज को हीलियम से रिप्लेस कर दिया जाता है। अब हम लोग पढ़ेंगे कि इनके लिमिटेशंस क्या है।